आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हो SPPE के VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल यूनिट्स। तो अभी एक ही वीडियो में आपको मैं सारे यूनिट्स पढ़ा दूंगी और सारे यूनिट्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम होगी क्योंकि अगर अभी आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर हर यूनिट को अलग अलग देख सकते हो। वहाँ पे पांचों यूनिट अलग अलग बनी हुई हैं और नोट्स भी दिए हुए हैं और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। लेकिन ये है आपका फाइनल रिवीजन कि अगर आपने वो पांचों वीडियो देख ली है, आपने किताब भी पढ़ लिया है, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिस पर थोड़ा फोर्स और दिया जाए, जिसे थोड़ा और रिवाइज किया जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हर यूनिट का जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसका नाम था आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो शिक्षा और दर्शन शास्त्र आपके यूनिट का ही नाम है। तो जो यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है वो है दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंध। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पेपर जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, तो उसमें ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि फ़िलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो फिर आप यूनिट 1 की वीडियो देखो जाकर प्लेलिस्ट में से। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आप चाहें तो किसी किताब से, इंटरनेट से, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इस टॉपिक को आप छोड़कर पेपर में नहीं जा सकते। तो दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दर्शन क्या होता है और शिक्षा क्या होती है। तो ये तो सीधी सी बात है, आप जानते ही हैं शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। अब इन दोनों में संबंध ये है कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शिक्षा और दर्शन शास्त्र दोनों का ही मतलब होता है सीखने से, और इन दोनों में गहरा संबंध है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो पूरा बनाना होगा, फ्रेम करना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। हमें अंतर नहीं, संबंध बताना है। अब देखिए, इसके बाद जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में, वो है स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र एक स्कूल, जिसके अंदर आपको 4 तरह के स्कूल दे रखे हैं। तो इसके अंदर चारों को तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि इन चारों में से भी कौन से ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, तो वो है आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो इसके अलावा नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद और मानववाद, ह्यूमैनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि सब जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ जाऊँ, उसके समर्थक जो इतिहासकार हैं वो भी पढ़ के जाऊँ, तो आप आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म को ज़रूर पढ़ के जाएं और प्रैग्मेटिज्म को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत ओवरऑल कि आदर्शवाद वो शाखा है या वो स्कूल है जिसके अंदर ऐसे वैज्ञानिक हैं या ऐसे विचार मत हैं जो ये मानते हैं कि जो जीवन है वो हमारा क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। यानी ईश्वरीय शक्ति में ये बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए और अंतिम सत्ता भगवान ही होते हैं। तो ऐसे थोड़े आदर्शवादी टाइप के लोग हैं जो आदर्शवाद को मानते हैं। इसके अंदर आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल डाल सकते हो, क्योंकि आपको ना जब आप ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी करोगे तो आपको 2-4 नाम भी डालने पड़ेंगे कि जो इस स्कूल को बिलोंग करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। अगर बात करें प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की, तो इसमें ऐसे लोग होते हैं जो नेचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनका मानना होता है कि नेचर में ही हम लोग जिंदा हुए हैं और नेचर में ही हम लोग मिल जाएंगे यानी मर जाएंगे। तो नेचर को ये सेंटर में मानते हैं। फिर आता है आपका प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर ये बिलीव किया जाता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस होनी चाहिए, कि पहले हम कुछ प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा हम उसको मानेंगे। ना तो हम ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, ना ही हम
मतलब नेचुरलिज्म को मानते हैं, हम पहले प्रयोग करते हैं, मतलब हम प्रयोग पर बल देते हैं। तो ये है प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमैनिज्म में क्या होता है कि इंसान इंसान के लिए अच्छा सोचे, नैतिक शिक्षा हो, ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिज्म के अंदर आती है। तो चारों मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप आदर्शवाद और प्रयोजनवाद को बहुत अच्छे से डीपली पढ़कर जाएं। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है, कुछ नाम हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वैसे तो 6-7 नाम थे, बट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कल के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, वो है जीजूभाई बधेखा और महात्मा गांधी और मोंटेसरी। तो ये 3 तो ऐसे नाम हैं जिन्हें छोड़े बिना आप पेपर देने कतई नहीं जाएंगे। तो इनके बारे में भी आपको क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो आप इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए इन तीनों का, कि कहाँ पैदा हुए, कब मृत्यु हुई, पढ़ाई शुरू में कैसी की, क्या क्या पढ़ाई की। देन शैक्षिक कार्य, यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया। जैसे महात्मा गांधी ने वर्ल्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, करके सीखने पर बल दिया था। तो इस तरीके से इनके शैक्षिक विचार क्या थे, ये पढ़ के जाओ। तो पेपर में भी यही क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो जब मतलब आना तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि ये टॉपिक आएगा ही नहीं। तो ये 3 तो पढ़ के ही जाइए, जीजूभाई बधेका, महात्मा गांधी और मोंटेसरी। इसके अलावा फ्रोबेल भी नाम था, और मेरे ख्याल से रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइए। तो ये आपकी यूनिट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और यूनिट 1 में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। अब देखिए यूनिट 2 की तरफ, शिक्षा व समाजशास्त्र में संबंध। तो रिलेशन वाला यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एजुकेशन और जो हमारा सोसाइटी है या फिर समाज है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको अपनी तरफ से पॉइंट्स बनाने होंगे। वैसे मैंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि शिक्षा से ही सामाजिक विकास होता है। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़े हुए हैं, और आवश्यकता पर आधारित होती है। समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता हो, शिक्षा को उसी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। समाज में अगर नवीनता लानी हो, मॉडर्निटी लानी हो, तो शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दूसरे के पूरक हैं, शिक्षा और समाज। शिक्षा समाज अकॉर्डिंग और समाज शिक्षा के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ये दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट देखिए समाजीकरण। तो समाजीकरण क्या होता है, खुद को समाज में मिला लेना, हम भी सामाजिक हो जाएं जरा, मतलब अकेले अकेले ना रहकर समाज में मिल जाएं, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, समाज की गलतियों को कम करें, ये होता है समाजीकरण। समाज के मूल्यों को माने, तो ये तो समाजीकरण हो गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सामाजिक विभिन्नता, यानी हमारी सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी जो है, इसके अंदर विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। विभिन्नता का मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी, मतलब हम एक जैसे नहीं हैं। और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक जैसे नहीं हैं, तो ये होगा आपका जाति, वर्ग, भाषा, साक्षरता, निर्धनता, नस्ल। तो इन सब के आधार पर आप देखोगे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का समाजीकरण भी करते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका परिवार से रिलेटेड आएगा कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली जो होती है, इन दोनों फैमिलीज़ में अगर बच्चा पलता है तो क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे जॉइंट फैमिली में अगर बच्चा पलता है तो उसको आदर्श संस्कार ये सब मिल जाते हैं, लेकिन हानि ये होती है कि वहाँ पर ज़्यादा लाड प्यार मिलने से बच्चा बिगड़ भी जाता है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पैसों, आर्थिक तंगी तो नहीं होती, पैसे तो होते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें संस्कार नहीं मिल पाते क्योंकि माता पिता से वो दूर रहते हैं। तो इस तरीके से आपको लाभ और हानियाँ दोनों आपको पढ़ के जाना होगा। अगला जो टॉपिक है आपका इसी यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है समावेशन। तो विद्यालय व समाज में हो, तो विद्यालय और समाज में समावेशन यानी कि सबको मिलाना है, समावेशन करना है सबका, सब मिलके रहेंगे समाज में भी और विद्यालय में भी। तो इसके अंदर शिक्षा की क्या भूमिका है, कैसे एजुकेशन रोल प्ले करती है समावेशन के लिए। पहला तो उचित व्यवहार, शिक्षा सिखाती है कि हमें उचित व्यवहार करना है सबके साथ, तो इस तरीके से सबका समावेशन होता है। शिक्षा सबको समान अवसर देती है पढ़ने का, रूढ़ियों को कम करती है, समानता की भावना लाती है और पिछड़ेपन को मतलब बढ़ावा देती है, मतलब जो पिछड़ापन है उसको हटाने के लिए काम करती है। इस तरीके से आप यहाँ पर करोगे। तो शिक्षा इस तरीके से रोल प्ले करती है समावेशन में। तो यहाँ पर आपका यूनिट 2 भी हो गया फटाफट। अभी यूनिट 3 देख लेते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुसंस्कृतिवाद,
मतलब बिल्कुल आना ही आना है ये मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें क्या होता है आपको बताना है। एक तो ये होता क्या है बहुसंस्कृतिवाद। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब है बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ एक जगह मिलकर रहें। तो इंडियन सोसाइटीज़ अब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम सबकी अपना अपना कल्चर है, पहनावा खाना, फिर भी हम लोग मिलकर रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया है हमारे बहुसंस्कृतिवाद का। तो शिक्षा में इसका क्या महत्व है आपको ये मतलब पढ़ के जाना होगा कि अगर आपकी क्लासरूम में मल्टीकल्चरलिज्म है यानी बच्चे बहुत संस्कृति से आते हैं, तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे अपने क्लास के अंदर। तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चों को नए नए मूल्य सिखाना, नई भाषा, नया लिटरेचर, मिल के रहना सिखाना और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना, ऐसे आदर्शों को आप बच्चों को सिखा सकते हो। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो वैल्यूज़ यानी मूल्य के ऊपर। तो ये कितने टाइप के होते हैं ये भी आ सकता है। तो 2 टाइप के होते हैं, नैतिक और सामाजिक। तो ये दोनों आपको पढ़े जाने हैं कि मूल्य क्या होता है। तो मूल्य ये होता है जो समाज में हमें रहने योग्य बनाते हैं, और ये नैतिक और सामाजिक 2 टाइप के हो सकते हैं। और इसके स्रोत क्या है मूल्य के, किन स्रोतों से हम मूल्यों को डेवलप कर सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति से, धर्म से, फिलॉसफी से, साहित्य से। तो इन तरीक़ों से आप डेवलप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मूल्यों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर के लिए क्वेश्चन है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मूल्यों का विकास करोगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर। तो आप पहले तो एक आदर्श व्यक्तित्व, खुद का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी एक आदर्शवादी होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर खुद ही झूठ बोल रहा है और क्लास में जाके बोले कि बेटा सच बोलना चाहिए। ऐसे में तो बच्चे कभी आपकी बात मानेंगे ही नहीं। और क्या कर सकते हो आप, मूल्य प्रदत्त दृष्टिकोण। आपका जो एटीट्यूड है वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। आपकी शिक्षा जो होनी चाहिए वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। आपकी शिक्षण विधियाँ भी वैल्यू बेस्ड हों। और मूल्य पर साहित्य सृजना, आप ऐसी कहानियाँ, कविताएं बच्चों को सुनाओ जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास हो। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है इस वाले यूनिट का, वो शांति के लिए शिक्षा। कि शिक्षा से कैसे शांति आएगी, पीस कैसे आएगा भाई। तो शिक्षा क्या सिखाती है हमें, अहिंसा। जब अहिंसा होगी, लड़ाई मतलब झगड़े वगड़े होंगे ही नहीं, तो शांति भी आएगी। अशोषण, किसी का भी शोषण नहीं करना। तो हम किसी का शोषण नहीं करेंगे तो ना कोई हमारा शोषण करेगा, ना झगड़े होंगे। नैतिक मूल्य अभ्यास भी शिक्षा सिखाती है। न्यायप्रिय, कि सबके साथ न्याय हो और उदार मस्तिष्क, ओपन माइंडेड हो सभी लोग। तो शिक्षा हमें इन तरीक़ों से सिखाती है और इस तरीके से क्या होता है, पीस यानी शांति बनी रहती है। यूनिट 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यूनिट 4। तो 4 का जो नाम है अगर आप देखोगे अपने यूनिट का, तो वो है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। तो क्या होता है, समाज में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसमें थोड़ा वो जो चेंजेस आता है, बदलाव आता है, वही होता है सामाजिक परिवर्तन। और ये भी ध्यान रखना है कि सामाजिक परिवर्तन 1 दिन या 2 दिन में नहीं होते, बल्कि ये लंबे पीरियड में धीरे धीरे होते रहते हैं। तो आपको बताना है कि इसके कारण और प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें कारण में ये आ जाएगा आपका कि सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से होंगे। तो सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, संस्कृतियाँ चेंज हो गई, युद्ध वगैरह से हो सकता है, कानून बना दिए गए नए, राजनीति वजह से कोई नया नेता आया, नई पार्टी आई तो उन्होंने नए तरीके का सामाजिक परिवर्तन कर दिया। प्राकृतिक आपदाएं या और भी चीज़ें होती जिनकी वजह से क्या होता है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि स्रोत क्या होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, किन किन स्रोतों के माध्यम से ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। सरकार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, मीडिया और धार्मिक जो संस्थान होते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी हैं, इन सब के समाज में परिवर्तन लाने में एक माध्यम का काम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता। तो सामाजिक जागरूकता का क्या मतलब है कि समाज के अंदर सकारात्मक चीज़ों को करना यानी पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए आप जागरूक हो। समाज में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। तो ये होती है सामाजिक जागरूकता। जैसे दहेज निषेध, कि दहेज प्रथा गलत है तो है, ये है सामाजिक जागरूकता। और जो लोग इसे मानते हैं दैट्स मीन वो सामाजिक जागरूक नहीं है। फिर बाल विवाह पर रोक लगाया जाए, बाल मजदूरी पर रोक, शराबबंदी होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे और भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप यहाँ लिख सकते हो, जो कि सामाजिक जागरूकता के पॉइंट्स बन सकते हैं। अगला है शिक्षा का महत्व, कि ये जो सामाजिक जागरूकता है इसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है या सामाजिक परिवर्तन है, इसमें शिक्षा का क्या रोल है।
तो क्या रोल प्ले करती है शिक्षा? परिवर्तन को अपनाना। शिक्षा ये बताती है कि भी कोई चेंजेस अगर हो रहे हैं समाज के अंदर और वो पॉजिटिव हैं तो हमें उसे अपनाना चाहिए। पूर्वाग्रहों को बदलना, पुरानी चीज़ें जो प्रथाएं चली आ रही हैं जो कि गलत हैं उसको बदलो। मूल्य विकास यानी कि वैल्यूज़ का डेवलप करो, नवीनता लाओ, मॉडर्निटी लाओ। संस्कृति का हस्तांतरण, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो पुरानी संस्कृतियों में अच्छी बातें हैं उसे हस्तांतरण करो, ट्रांसफ़र करो। कुरीतियों की समाप्ति करो, चाहे वो बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, कुछ भी हो। अंधविश्वासों पर रोक लगाओ, अंधविश्वास में लोग इतने पागल ना हो जाएं कि समाज के अंदर वो असामाजिक प्राणी बन जाएं। तो इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये आपका यूनिट 4 भी यहाँ पर कंप्लीट। तो यूनिट 4 के अंदर ये ऐसे टॉपिक्स थे जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अभी देखिए यूनिट 5 मानव अधिकार के ऊपर आपका पूरा जो यूनिट है, यूनिट 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना होगा कि मानव अधिकार होते क्या हैं, इससे क्या मतलब क्या महत्व है इसका, क्यों ज़रूरी है ये। तो इस अंदर मानव अधिकार जो होते हैं, जो मानवों को अधिकार मिले हुए मानव होने के नाते, और क्या इसका महत्व है भाई, तो अस्तित्व के लिए। अगर हमें मानव को मानव के अधिकार ही ना मिले तो अस्तित्व ही नहीं होगा कोई। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्नति यानी आगे बढ़ने के लिए, गरिमा का पोषण, अपनी गरिमा, सम्मान, आत्मसम्मान के लिए, और जीवन के विकास के लिए हमारे पास कुछ तो अधिकार होने चाहिए ना। तो मानव होने के नाते हमारे पास जो अधिकार हैं वो हमारे मानव अधिकार हैं। फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 1948 में सार्वभौमिक घोषणा। तो यूएनओ के द्वारा क्या हुआ था 1948 में, ये जो मानव अधिकार है इस सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा की गई थी कि सबके लिए, जितनी भी ये दुनिया है, जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, जिस कोने में हैं, उन सबको जो है 30 अनुच्छेद यानी 30 जो अधिकार हैं वो दिए जाने चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ था आपका 10 दिसंबर को। तो उसके बाद से मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग हर देश के संविधान ने क्या किया, कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार अपने देश के लोगों को दिए हैं। जैसा कि इंडिया में भी हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपका लास्ट टॉपिक है बाल अधिकार। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल अधिकार पे क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये ट्रेंड में है। तो बाल अधिकार में क्या होता है, इसका संरक्षण आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो NCPCR है या जो संरक्षण आयोग है, इसके कार्य और कर्तव्य क्या है, फंक्शन क्या है और कार्य क्या है। तो फटाफट से देख लीजिए। एक तो अधिकारों की रक्षा करना, कार्यान्वयन की समीक्षा करना कि अच्छे से जो हमने अधिकार दिए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। जागरूकता फैलाना कि भाई बालकों के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उनको पता ही नहीं है। उल्लंघन की जांच करना, वांछित कारकों की पहचान करना कि जो बीच में बाधा बन रहे हैं, कौन से ऐसे बाधा हैं जो बच्चों को उनके अधिकारों को देने से रोक रहे हैं, और फिर पता लगा के उसको दूर करना। तो इस तरीके से जो संरक्षण आयोग है वो काम करता है। और पेपर में भी ना यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कि इसके कार्य बताइए। थोड़ा बहुत तो आप इंट्रोडक्शन दो रहे कि ये क्या होता है, बट मेन जो आएगा आपका वो यही आएगा कि इसके फंक्शंस बताओ और कर्तव्य बताओ। तो ये आपके यूनिट 5 के 5 मैंने यहाँ पे करा दिए। फिलॉसफी का आपका पूरा मतलब 1 साल का जो सिलेबस था वो अभी 30 मिनट्स के अंदर मैंने पूरा कराने की कोशिश की है। और मतलब आप यकीन मानिए इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो पढ़ के अच्छे से समझ के जा रहे हो तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके अलावा आप क्या करो, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह याद कर लो ताकि आपके आंसर में इन्हेंस हो जाए, थोड़ा वेटेज आ जाए और दिखने में भी आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगे।